विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षार्थियों के ऑनलाइन पठन पाठन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन ने की है, जिससे विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की निरंतरता बनी रहे। प्यारे छात्रों नमस्कार, मैं मोहन सिंह चौहान, प्रवक्ता समाजशास्त्र, श्री तुलाराम इंटर कॉलेज मलपुरा आगरा से आपके लिए आपके अध्ययन हेतु आज की क्लास भारतीय समाजशास्त्री में आपका स्वागत है। आज मैं तुम्हें ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भारतीय समाजशास्त्री प्रोफेसर डीपी मुखर्जी, AR देसाई तथा प्रोफेसर MN श्रीनिवासन को पढ़ाने जा रहा हूं। कृपया ध्यान दीजिए। स्क्रीन पर आपके सामने उनके नाम फ्लैश हो रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले उनका परिचय कराता हूं। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी का परिचय कुछ इस प्रकार है। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी भारत में भारतीय समाजशास्त्री या भारत के समाजशास्त्री सिद्धांत के आरंभिक स्तर पर इनके स्वरूप का निर्धारण करने तथा समाजशास्त्र को विकसित करने के लिए ध्रुव टी प्रसाद मुखर्जी के नाम बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि इनका जो नाम है वो ध्रुव टी प्रसाद मुखर्जी है, जो भारतीय समाजशास्त्री में उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। डीपी मुखर्जी ने जब सन 1922 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया, उस समय समाजशास्त्र का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। इसी क्रम में उस समय मुंबई, कलकत्ता और लखनऊ विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र और मानव शास्त्र विभागों को साथ जोड़कर उसे एक वैकल्पिक विषय के रूप में ही पढ़ाया जाता था। जैसे कि आज हम कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे कला है, एक वैकल्पिक रूप में हम पढ़ाते हैं। सन 1922 में अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष राधा कमल मुखर्जी थे। उस समय कौन अध्यक्ष थे? समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष राधा कमल मुखर्जी थे। वह मूलतः एक अर्थशास्त्री थे तथा उनका विचार था कि भारत में समाजशास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति की समन्वयवादी प्रगति का अध्ययन करने के साथ ही इसमें क्षेत्रीय सामाजिक विशेषताओं और समस्याओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। उनकी इस प्रकार की सोच थी। इस समय डॉक्टर कुमार स्वामी तथा डॉक्टर भगवान दास यह मानते थे कि समाजशास्त्र में ऐसे विषयों का अध्ययन होना चाहिए जिससे भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सके। इन दशाओं के बीच भी डॉक्टर डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्र के बारे में अपने जो विचार दिए, वे समाजशास्त्र के स्वरूप का निर्धारण करने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। यही कारण है कि मूल रूप से अर्थशास्त्र और इतिहास के अध्ययन होने के बाद भी भारत में समाजशास्त्रीय विचारकों जैसे डीपी मुखर्जी का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। आपके सामने डीपी मुखर्जी की तस्वीर है और आप देख लीजिए। डीपी मुखर्जी का नाम आप जानते हैं। अपने साथियों के बीच डीपी मुखर्जी को डीपी के नाम से संबोधित किया जाता था। उन्हें मुखर्जी नहीं लगाया जाता था, उन्हें डीपी कहकर के ही संबोधित किया जाता है। उन्हें एक मार्क्सवादी
माना जाता था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अनेक विषयों को मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर स्पष्ट किया था। यानी कि हर ओर से सोचना, हर विचार करना, हर तरीके से सोचना, इस तरह की प्रवृत्ति थी। ध्रुवजट प्रसाद मुखर्जी यानी कि डीपी मुखर्जी बताते हैं कि डीपी मुखर्जी का जन्म 1894 में बंगाल के एक मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में ही हुई। उस समय बंगाल के साहित्य पर रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र तथा शरद चंद्र चटर्जी का बहुत प्रभाव था। यह बंगला साहित्य का पुनर्गठन काल कहा जाता है, जिसमें ध्रुवजटी प्रसाद मुखर्जी को प्रभावित किया, आरंभ किया। उन्होंने विज्ञान में स्नातक की उपाधि लेने के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र तथा इतिहास में एमए की परीक्षा पास की। आरंभ में उनकी रुचि एक साहित्यकार बनने की थी। इसके फलस्वरूप उन्होंने कुछ कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। डीपी मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग के प्रवक्ता के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। वह अपने आप को स्वयं मार्क्सवादी मानते थे, लेकिन एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण उनके चिंतन पर भारतीय संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। इसी कारण उन्होंने मार्क्स के अनेक सिद्धांतों को भारतीय परंपराओं के साथ जोड़कर उनका विश्लेषण किया, उन पर विचार किया और भारत की अनेक व्यक्तिगत परंपराएं मार्क्स सिद्धांत के विरोधी नहीं हैं, बल्कि किसी न किसी रूप में मार्क्स के विचारों से जुड़ी हुई हैं। अनेक समाजशास्त्रियों का विचार है कि भारत में संस्कृति का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर स्थापित करने का श्रेय श्री डीपी मुखर्जी को ही जाता है। बच्चों, उन्होंने भारतीय संस्कृति से संबंधित अनेक समस्याओं का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया, नई विचारधाराओं को जन्म दिया। उन्होंने लेखन जागरण में वार्तालाप व्याख्यानों के माध्यम से अनेक विचारों को स्पष्ट करने पर अधिक बल दिया। स्वभाव से यह सौंदर्यवेदी थे। उनके रहन सहन और वेशभूषा रंग ढंग सामान्य ही था। उन्हें दूर से देखकर पहचाना जा सकता था कि ये डीपी मुखर्जी हैं। अपने शैक्षणिक जीवन में उन्होंने अपने आप को किसी एक विषय तक सीमित नहीं रखा। अर्थशास्त्र में प्रशिक्षण लेने के बाद वे यह मानने लगे थे कि सामाजिक विषयों में समाजशास्त्र का क्षेत्र सबसे अधिक व्यापक है। इसी कारण उन्होंने 1932 ईस्वी में समाजशास्त्र की मूल अवधारणा बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी के नाम से एक पुस्तक लिखी, जो लिखी जाने वाली यह पुस्तक, यही से डीपी मुखर्जी स्वयं की रुचि समाजशास्त्रीय विवेचन में बढ़ने लगी। उनका विचार था कि भारतीय संस्कृति स्वयं में इतना व्यापक विषय है कि यदि इसके आधार बनाकर समाजशास्त्र को विकसित किया जाए तो एक पृथक भारतीय समाजशास्त्र को विकसित किया जा सकता है। अब देखिए कुछ बातें मुखर्जी जी के विषय में। सन 1938 में डीपी मुखर्जी को उत्तर प्रदेश में सूचना निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। सन 1941 में मुखर्जी पुनः लखनऊ विश्वविद्यालय में आ गए। स्वतंत्रता के बाद सन 1947 में उन्हें उत्तर प्रदेश श्रम जॉब समिति के सदस्य नियुक्त किया गया। सन 1951 में उन्हें विभाग के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। वास्तव में उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह पद बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन स्वयं डीपी मुखर्जी ने इस विषय में कभी भी अपना असंतोष व्यक्त नहीं किया। जब उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर आसीन होने के लिए आमंत्रित किया गया तो वह लखनऊ विश्वविद्यालय को छोड़कर अलीगढ़ विश्वविद्यालय आ गए और यहीं से वह सन 1958 में सेवानिवृत्ति हुई थी। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि डीपी मुखर्जी कहाँ से
सेवानिवृत्त हुए। डीपी मुखर्जी धूम्रपान बहुत करते थे, ये मैंने आपको पहले ही बताया, जिससे फलस्वरूप उनके गले में कैंसर हो गया। उनका उपचार के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। 1961 में एक दिन उनका देहांत हो गया। अब देखिए महत्वपूर्ण उनकी कृतियां हैं। उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। बच्चों, आपको अगला पेज आपके सामने है। कृतियां समाजशास्त्र पर आधारित कुछ रचना इस प्रकार है। नंबर 1 पहली है पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंसेस। इसके बाद 1924 में लिखी जिसका नाम है व्यक्तित्व एवं सामाजिक विज्ञान। दूसरी उन्होंने रचना लिखी बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी, यानी 1932 में। तीसरी जो पुस्तक थी उसका नाम था मॉडल इंडियन कल्चर। उन्होंने एक चौथी पुस्तक लिखी थी द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ। इसके बाद उन्होंने अगली जो पुस्तक लिखी थी, पांचवी पुस्तक, उसका नाम था डाइवर्सिटी। इस प्रकार से उन्होंने कई जो है पुस्तकों का लेखन किया और अपने जीवन की अमूल्य कृतियाँ हमारे भारतीय समाज को प्रदान की। मुखर्जी जी ने अपने विचार जो रखे वो मुख्य विषय था परंपरा संस्कृति को समझने का मुख्य आधार। अतः समाज शास्त्रियों के लिए आवश्यक है कि भारतीय परंपराओं के अध्ययन में विशेष रुचि लें। परंपराओं वृद्धि अनुभव तथा एक विशेष विचारधारा पर आधारित हैं। ये हमारी विचारधारा यह वह है जो एक विशेष समाज से सामाजिक मूल्यों के अनुरूप होती है तथा उसे हम समाज के लिए उपयोगी समझा जाता है। वास्तव में परंपराओं की प्रगति परिवर्तनशील होती है क्योंकि समय के अनुसार व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। यदि कोई परंपरा में परिवर्तन ना हो तो यह समाज पर भार बन जाती है। अर्थात उन्होंने अपने जो विचार मुख्य रूप से सामाजिक परंपराओं के परिवर्तन को लेकर के लिखे गए। उनके अनुसार विचार थे उनके कि अगर भारतीय परंपराएं समय समय पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो ये परंपराएं हमारे भारतीय समाज के लिए एक भार बन सकती हैं। अर्थात एक गरीब व्यक्ति में अगर उसके रहन सहन खान पान में अगर परिवर्तन नहीं आता है तो उनकी परंपराएं बेकार हैं और उन परंपराओं पर उन्हें बल दिया जो परंपराएं समाज में घातक थीं, उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया। और मुखर्जी के मुख्य विचार इस क्रम में थे कि नंबर 1 परंपरा की प्रगति, परंपरा का व्यक्तित्व, यानी कि परंपरा में आवश्यक रूप से हर समय परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तन होना चाहिए जिससे व्यक्तिगत जीवन में निखार आ सके। अगली जो उन्होंने जो मुख्य विचार था, परंपरा एक प्रगतिशील तत्व है, यानी कि परंपरा हमेशा चलने वाली है और ये प्रगतिशील है, अर्थात इसमें समय समय पर बदलाव होते रहने चाहिए। अगर इनमें बदलाव नहीं होगा तो समाज के लिए ये तथ्य बहुत ही भारी हो जाएंगे, अर्थात उन गरीब लोगों के लिए बहुत ही भारी हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो तथ्य है तीसरा, परंपराओं में परिवर्तन तथा पश्चिम का प्रभाव, अर्थात हमारी परंपराओं में परिवर्तन तो हो परंतु उनमें पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भी धीरे धीरे अपने लाभप्रद अपेक्षा आना चाहिए। यदि यह परिवर्तन हानिकारक है तो ऐसे परिवर्तन को बदल देना चाहिए। अगला जो प्रभाव है, प्रभाव परंपरा तथा आधुनिकता में संबंध, यानी कि परंपराएं आधुनिकता के आधार पर होनी चाहिए, आज की आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए। इस आधार पर मुखर्जी जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। आज जो बिंदु हैं मुखर्जी ने अपने विचारों में रखे और इनसे समाज का संरक्षण प्राप्त ब्राह्मणों को भी इसमें दृष्टिगोचर किया गया कि उन्हें भी बताया गया कि ब्राह्मण समाज की नींव होते हैं। अगर यही ब्राह्मण अगर समाज को सही राह दिखाते हैं
तो देश का भला हो सकता है, एक समाज का भला हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जो डीपी मुखर्जी जी के जो विचारों को मैं आपको यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूँगा। देसाई धन्यवाद। यानी कि अक्षय रमन लाल देसाई जी को पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रोफेसर AR देसाई फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति ने जो समस्याएं पैदा की, उन समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक समाजशास्त्र यानी कि सोशल फिजिक्स, भौतिकी शास्त्र यानी कि सोशल फिजिक्स नामक एक विज्ञान की आधारशिला रखी, जो कालांतर में आगे चलकर में समाजशास्त्र के रूप में विकसित हुआ। कि एक नए विज्ञान का जन्म, उसका देश, जिसका विकास देश के अंतर समकालीन परिस्थितियों और घटनाओं के संदर्भ में होता है। इसका कारण न है कि विचारक अपने परिवेश में ही चिंतन करता है। विश्व इतिहास का अध्ययन करने से यह प्रमाणित हो जाता है कि सामाजिक विज्ञानों के विकास में जन आकांक्षाओं की महती भूमिका होती है। महान रूस की क्रांति, भूखे और गरीबी की क्रांति से यह भी जाना जाता है कि यदि गरीब की रोटी मुहैया करा दी जाए तो शायद रूस की क्रांति सफल नहीं होती। इसीलिए ऐसा कहा है कि विचारक यदि ईमानदार है तो वह अपने समय का दर्पण होता है। विचारक जो होते हैं, जो अगर ईमानदारी से किसी विषय को लेकर के अपनी चर्चा तथा विश्लेषण तैयार करते हैं, तो उसका जो समाज का दर्पण होता है ईमानदारी। वास्तव में समाज जैसा होता है, विचारक भी वैसा रहता है। जब विचारक में किसी प्रकार की पूर्वाग्रह होता है, यानी पूर्व से किसी संबंधों से, जाति से, धर्म से वह जुड़ा रहता है, तो वह समाज के प्रति वफादार नहीं होता, यानी कि एक समाज कर बन के रह जाता है। एक विज्ञान के रूप में भारत में समाजशास्त्र का विकास 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों से होता है। वैसे अगर मैं बात कहूँ तो सामाजिक चिंतन इतिहास काफ़ी पुराना है। सामाजिक चिंतन का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। अंतर केवल इतना है कि भारत का पुराना चिंतन धर्म आश्रित था और यही कारण था कि सामाजिक और घटनाओं की विवेचना में धर्म की अहम भूमिका रही। भारत में विदेशियों के आक्रमण और औपनिवेशिक काल में चिंतन को नई दिशा दी और किसी चिंतन के कारण भारतीय विचारकों ने भारतीय सामाजिक जीवन और घटनाओं पर विवेचन करना प्रारंभ किया। भारत में आज़ादी के आंदोलन के परिणाम स्वरूप भी भारतीय चिंतन और विचारधारा की दिशा में परिवर्तन हुआ। अब विचारक धर्म आश्रित चिंतन से बाहर आकर जीवन की वास्तविकताओं का विचार करने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने सोचा कि धर्म से अगर हम बात करते हैं, विचार करते हैं, तो एक संकीर्णता की भावना पैदा होती है जिससे हम पूरे राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकते। इस विचारधारा के परिणाम स्वरूप भारत में समाजशास्त्र का जन्म और विकास हुआ, जिसे भारतीय समाज का दर्पण कहा जाता है। इसी विकास से जो जुड़े थे AR देसाई धरती से जुड़े हुए विचारक हैं, इस भारतीय धरातल से जुड़े हुए हैं विचारक हैं। उनकी विचारधारा मार्क्सवाद यानी कि गांव, गरीब और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थी। देसाई प्रोफेसर घुरिये के समकालीन थे, उसी समय के थे जो हमने पहले राइटर आपको पढ़ाए, इसके समकालीन थे, उसी समय के थे। तथा दोनों मुंबई विश्वविद्यालय के समृद्ध थे
किंतु देसाई की विचारधारा धुर्य से अलग इस प्रकार थी, जहाँ धुर्य का सारा चिंतन भारतीय धर्मशास्त्र पर केंद्रित था, वहीं प्रोफेसर देसाई का धर्म जो विचार चिंतन था वो इस संदर्भ में था कि गांव गरीब से संबंध था, मार्क्सवाद से संबंध था। इसके साथ ही साई की एक और विशेषता थी जो अन्य भारतीय समाजशास्त्रियों में नहीं थी। वह विशेषता थी देसाई का अव्वल दर्जे का न होना। इस कारण से वे भारतीय समाज को की जड़ों से परिचित थे, यानी कि वो समृद्धशाली नहीं थे, पैसे वाले धनी नहीं थे, वो गरीब थे और वो गरीब की हर परिस्थिति से संबंधित थे। तथा इन्हीं जड़ों के आधार पर भारतीय शास्त्र की नींव को खाद और पानी दिया। वे मार्क्सवाद के प्रबल समर्थक थे और मार्क्सवादी विचारधारा के घनिष्ठ समर्थक थे। विचारधारा में किसी भी प्रकार का धन या परिवर्तन में पक्षधर नहीं थे। इसी संदर्भ में उन्होंने भारतीय समाज और भारत के लिए समाजशास्त्र के सिद्धांतों का निष्पादन किया। मैं अब उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अक्षय रमन देसाई 1915 में उनका जन्म हुआ और उनका देहांत 1994 में हुआ। इसी पर दृष्टि रखते हुए 1915 में जन्म, प्रारंभ शिक्षा बड़ौदा, सूरत, मुंबई में हुई। उन्होंने 1934 से 39 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ट्रॉट्स्की ग्रुप के संबंध थे। जी.एस. धुर्य के निर्देशन में मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी की। देसाई की पीएचडी शोध पुस्तक में प्रकाशित सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म था। उनकी जो पुस्तक जो उन्होंने लिखी थी शोध करते समय ये लिखी थी। चलिए आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में उनकी नियुक्ति हुई। 1953 से 1981 में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य रहे। प्रोफेसर A.R. देसाई का जीवन परिचय इस प्रकार है। अब देखिए आपको हम जीवन परिचय देते हैं। अभी तो पहले हमने आपको उनको कार्य बताए थे कि उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। जीवन परिचय कि आप देसाई के जीवन के परिचय निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगर मैं कहूँ एक क्रम में विभाजित करूँ तो शायद क्रम में विभाजित नहीं हो सकता, उन्हें कई क्रम में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 हम बात करते हैं प्रारंभिक जीवन की। देसाई का जन्म 16 अप्रैल 1915 को गुजरात नाडियाल कस्बे में हुआ था। यह कस्बा बड़ौदा और अहानाबाद के मध्य स्थित है। जो प्रोफेसर D.P. देसाई जाति के नागर ब्राह्मण थे। गुजरात के नागर ब्राह्मण पढ़े लिखे होने के कारण अत्यंत सम्मानित तथा प्राय मुंगी का कार्य करते थे। यानी कि मुंगी का कार्य का मतलब पढ़ाने लिखाने का कार्य करते थे, दूसरों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। यही कारण है कि गुजरात में नागर जाति के ब्राह्मण अधिकांश सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। इस जाति की एक और विशेषता है कि वे बड़े ही सूझबूझ के होते हैं, अर्थात वो आराम से सोचते हैं और तब निर्णय पर पहुंचते हैं जब हर तरफ से निर्णय राइट टू राइट आता है। इनके पिता का नाम मनलाल बसंतलाल देसाई था, जो पूर्व बड़ौदा राज्य में अधिकारी थे, पहले से ही अधिकारी थे उनके परिवार में। इनके साथ ही ये उच्च कोटि के साहित्यकार भी थे। बड़ौदा राज्य के अधिकारी होने के कारण प्रोफेसर देसाई के पिता को संपूर्ण राज्य का दौरा करने का अवसर मिलता था तथा उसका फायदा उनके पुत्र को मिला तथा ग्रामीण वासियों के निकट उन्हें देखा भी गया। अब दूसरे संदर्भ में बात करता हूं कि विद्यार्थी जीवन में देसाई की प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान
नाडियाद में हुई। उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर माने एमए की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने प्रोफेसर जीएस धुरिया के निर्देशन में मुंबई विश्वविद्यालय में से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अब तीसरे संदर्भ में हम बात करते हैं संघर्षपूर्ण जीवन को। प्रोफेसर देसाई का जीवन अत्यंत ही संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने बहुत जीवन में संघर्ष किए हैं, क्योंकि जनता के साथ जो होता है उसे संघर्ष करना पड़ता है। बच्चों, बड़ौदा में उन्होंने विद्यार्थी जीवन में बड़ी सक्रियता से भाग लिया। इसके अतिरिक्त सूरत और मुंबई में भी उन्होंने छात्र आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलन के कारण से ही उन्हें बड़ौदा में कॉलेज से निष्कासित भी एक बार कर दिया गया। आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और सरकार को लगा कि ये तो विद्रोह की भावना पैदा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें उस पद से निष्कासित भी कर दिया। इसी क्रम में मैं चौथा आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, इन पॉइंटों को आपको नोट करना होगा और लिखना होगा, परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। अध्ययन कार्यप्रिय प्रोफेसर A.R. देसाई ने प्रोफेसर धुरिया के साथ मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य किया। और अगली बात, लास्ट बात, कि उनकी मृत्यु जीवन पर्यंत एक्टिव समाजशास्त्रियों के में उनकी गिनती होती है और उनको रूप से जाना जाता है। एक्टिविस्ट सोशलिस्ट के रूप में कार्य किया। उनका दर्शन व्यवहारिक और जीवन से जुड़ा हुआ था। 1994 में प्रोफेसर देसाई का निधन हो गया। अब उनके प्रोफेसर देसाई के जो विचार हैं उनका क्या प्रभाव है। विचारों में निम्नलिखित व्यक्तियों के परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। सबसे पहली जो परिस्थिति विचार है वो ये हैं, परिवार का प्रभाव। परिवार व्यक्ति के जीवन की प्रथम पाठशाला होती है। जैसे हम कहें कि परिवार क्या है, व्यक्ति के जीवन की प्रथम पाठशाला होती है। तो वहाँ उन्होंने उस पाठशाला से सीखा, अपने परिवार से जो सीखा। समाज का हर व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्तियों से किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। जैसे हम हमारे जो गुरु हैं उन्हें पढ़ाते थे तो हम उनसे